Namaste everyone, मेरा नाम है रोहित आहूजा. Welcome back to पाठशाला. So let's continue our triangles chapter. Last video we have completed 3.3. Now we'll start 3.4. As usual, we'll see what our concepts are required. We'll learn that and then we'll move ahead with the exercise. तो पहले concept पढ़ेंगे फिर exercise शुरू करेंगे. देखो क्या है भाई. तो पहला concept जो हमें पढ़ना है वो है perpendicular bisector theorem. ये theorem हमें क्या बोलता है देखो. Every point on perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end points of the segment. तो पहले हम लोग समझते हैं भाई perpendicular bisector क्या होता है. तो देखो perpendicular bisector किसका, सेगमेंट का. तो ये अपना बन गया एक सेगमेंट. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री भी बनाएगा और इसके दो इक्वल पार्ट्स भी करेगा. तो अगर मैंने इसको नाम दे दिया सेगमेंट ए बी, तो ये सपोज इस लाइन को मान लेते हैं. ये लाइन L इज एक्टिंग एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी. मतलब क्या, ये लाइन L ए बी को दो हिस्सों में बांट भी रही है और परपेंडिकुलर भी है. इसके लिए इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ लिया, अब थ्योरम समझते हैं. बोलते हैं हर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट. तुम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, और इसका डिस्टेंस अगर तुम A से और B से निकालोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, इक्वल. कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज मैंने ये पॉइंट ले ली, यहाँ पे ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया, ये भी डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल. तो एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट मतलब सेम दूरी पर. कहां से सेम दूरी पर, सेगमेंट की एंड पॉइंट्स पर. तो आई होप क्लियर है. ये पॉइंट ले लिया मैंने यहां से और ये यहां से, दोनों का डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है. ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम. तो इस लाइन पे, यानी कि जो कि कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, ए बी का. इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले ली, वो ए से और बी से सेम दूरी पर होगी, ये कहना चाहते हैं. वेरी सिंपल. ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ सेगमेंट. तो भाई पहले तो हमने एक सेगमेंट बना दिया पिछले जैसा ए बी. अब अगर बोल रहे हैं एक एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट, सेम दूरी पर है. सपोज मैंने एक पॉइंट ले ली, वो ए से और बी से सेम दूरी पर है. वो ए से और बी से अगर सेम दूरी पर है, यानी कि ये पॉइंट इस सेगमेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगी. इस सेगमेंट पे क्या होगी, सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगी. आई होप तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं. तो सपोज मैंने एक सेगमेंट बनाया, मैंने इसको नाम दिया पी क्यू. मैं बोल रहा हूं एक पॉइंट है, ये पी से और क्यू से, ठीक है, ये पी से और क्यू से सेम दूरी पर है. बेसिकली ये सपोज इसको नाम दिया ए पॉइंट पी और क्यू से सेम दूरी पर है. मतलब एक गारंटी हो जाएगी ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगी. और बेटा इसी के साथ मालूम है मैंने एक और चीज प्रूव कर दी कि एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल विल हैव अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल टू इट्स हाइट. सर इतना क्या बोलते रहते हो आप कुछ भी. बेटा देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं. अब ये ए उसका वर्टेक्स है, इससे हाइट निकालोगे तो पी क्यू पे जाएगी. अब ये हाइट तो है ही है, पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है. तो हाइट तो निकलती है ना बेटा. हाइट क्या होती है, एक पॉइंट से निकली, पॉइंट से निकली, ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बनाती है. अब ये सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं बनाएगी, ये परपेंडिकुलर तो बनाएगी, बाइसेक्ट भी करेगी. तो भाई कोई भी पॉइंट अगर सेगमेंट्स के एंड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, वो पॉइंट सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगी. इसके साथ मैंने तुमको एक नया कंसेप्ट एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया. समझना है तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर दो उसको. आगे चल के समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा सम के दौरान. ठीक है, तो कोई भी पॉइंट, अगर सपोज मैंने एक और पॉइंट ले ली और मैं बोल रहा हूं इसका डिस्टेंस P से और Q से क्या है, सेम. मतलब गारंटी है ये पॉइंट PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगी. PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगी. उम्मीद है तुमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम भी समझा, उसका कॉन्वर्स भी समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देखते हैं.
नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है कि अगर कोई पॉइंट है, जैसे पिछला सम था यार वैसे ही है, अगर कोई पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे, सर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है समझते हैं बेटा, पहले एंगल बाइसेक्टर समझ लेते हैं अच्छे से। देखो बेटा, ये एक एंगल दिख रही है तुमको, बी क्यू सी या पी क्यू सी या पी क्यू आर, सब एक ही खेत की मूली है, सबका एक ही मतलब है। तो मैं मान लेता हूं मैं तुमको दिख रही होगी एंगल पी क्यू आर, फिर तुम्हें देखो क्यू एस दिख रहा है, ये क्यू एस ने एंगल को इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, मतलब मैं क्यू एस को बोलूंगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है। क्यू एस क्या है? एंगल बाइसेक्टर। मतलब अभी दो एंगल इक्वल हो जाएंगी, एक पी क्यू ए, दूसरी आर क्यू ए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अब हम समझ गए क्यू एस इज वर्किंग एज ए एंगल बाइसेक्टर, क्यू एस इज वर्किंग एज ए एंगल बाइसेक्टर। अब ये तुम समझ गए। अब QS अगर एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले ली जाए तो उनका डिस्टेंस एंगल के साइड से इक्वल होगा। सर एंगल के साइड्स क्या क्या बोलते रहते हो आप? देखो बेटा, सबसे पहले समझो ये एक एंगल, ठीक है, सपोज इसको नाम दे देते हैं हम लोग PQR, जैसे इन्होंने दे दिया। तो अब तुम समझ लो भाई, ये PQR में, एंगल PQR में Q वर्टेक्स है जहां पे एंगल बन रही है, और PQ और QR क्या है? PQ एंड QR आर कॉल्ड, PQ एंड QR आर कॉल्ड साइड्स ऑफ एंगल। PQ एंड QR को क्या कहते हैं? एंगल के साइड्स। अब PQ और QR को अगर एंगल के साइड्स कहते हैं, तो अब तुमने इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया भाई। अब तुमने इस पे कोई भी पॉइंट ले ली, सपोज एक पॉइंट ले ली जिसका नाम A है, उसका डिस्टेंस PQ से और QR से सेम होगा। बेटा जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सर क्यों? क्योंकि हमने पहले चैप्टर के आखिरी डेफिनेशन में, तो बहुत सारे डेफिनेशन थे, याद होंगे, मेरे वीडियोस में है, बहुत सारे डेफिनेशन है, फर्स्ट चैप्टर में जाओगे, उसके आखिरी डेफिनेशन में ये कह दिया है कि जब भी एक पॉइंट और एक लाइन की बात हो रही हो, तो फिर पॉइंट और लाइन के बीच का जो हमेशा डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा। याद दिला देता हूं, देखो एक पॉइंट और एक लाइन, देखो मैंने तुमको, अगर तुमने मेरे वीडियो देखे हैं तो मैंने वीडियो में समझाया भी था कि भाई अगर ये पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से ढूंढने को किसी बच्चे को दे दिया, तो बेटा सारे बच्चे अलग अलग आंसर लेके आएंगे। कैसे सर? बेटा ये पॉइंट इधर से मेजर करेगा, कोई बोलेगा सर मैं लाइन ऐसे मेजर कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं ऐसे कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं ऐसे कर रहा हूँ, कोई बोलेगा ऐसे, कोई बोलेगा मैं सीधा कर रहा हूँ, तो सब लोग अलग अलग डिस्टेंस मेजर करेंगे। इसके लिए बेटा मैथमेटिक्स में डेफिनेशन बना दिया कि एक पॉइंट एक लाइन, उनके बीच की दूरी हमेशा कौन सी वाली होगी? परपेंडिकुलर वाली होगी। तो इधर भी ये पॉइंट है, ये सपोज लाइन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है कौन सा वाला कंसीडर होगा? परपेंडिकुलर। तो अब हम समझ गए कि भाई एंगल बाइसेक्टर जो है QS, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज मैं इधर एक और पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, देखो मैं इधर ये पॉइंट ले लेता हूं, इसका डिस्टेंस अगेन साइड से क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब क्या सर? मतलब सपोज इसको नाम दे देते हैं X, इसको दे देते हैं Y, इसको Z, मतलब YZ विल बी इक्वल टू XZ। अब मैं इंग्लिश में बोलता हूं, एवरी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल। हिंदी में ट्रांसलेशन, कोई भी पॉइंट अगर एंगल बाइसेक्टर पे है तो वो सेम दूरी पर होगी एंगल के साइड से। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन दे दिया, इससे ज्यादा मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, बाकी भाषाओं में नहीं बोलूंगा भाई। तो भाई y जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे है, वो एंगल के साइड से इक्वल है, इतना ही कहना चाहते हैं। तो इसका कॉन्वर्स सिंपल होगा, अगर कोई पॉइंट एंगल के साइड से इक्विडिस्टेंट पे है तो वो एंगल बाइसेक्टर पे होगी, खत्म, वही होगा उसका कॉन्वर्स, देख लो भाई। तो भाई एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ द एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। मतलब क्या, एक एंगल बना दिया मैंने, ठीक है, एक काला दिख रहा है ना भाई, हाँ, तो एंगल मैंने बना दिया। अब मैं बोलता हूं ये एक पॉइंट है जो एंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है, मैंने इनके डिस्टेंस बना दिए।
और मैं बोल रहा हूं ये और ये इक्वल है, तो ये मानना पड़ेगा कि ये पॉइंट एंगल के बाइसेक्टर पे होगी। ये पॉइंट कहां पे होगी? एंगल के बाइसेक्टर पे होगी। बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को इक्वल हिस्सों में बांट देता है। बाइसेक्टर शब्द का मीनिंग ही है बाय सेक्टर। बाय मतलब दो, सेक्टर मतलब काटना, दो हिस्सों में काट देता है। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आया। कोई भी पॉइंट अगर एंगल के साइड से अगर इक्वल है तो वो एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे ही होगी। क्लियर? ये हो गया अपन ने एंगल बाइसेक्टर, उसका कॉन्वर्स। आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब क्या होती है बेटा? इनइक्वालिटीज मतलब ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। Properties of inequalities of sides and angles of triangle. If two sides of triangle are unequal, then the angle opposite to the greater side is greater than the angle opposite to the smaller side. कहने का मतलब देखो ऐसा, अगर तुमको पता है कि इसमें तीनों साइड अनइक्वल है, मतलब ये एक स्केलीन ट्रायंगल है। तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। एक होता है अपना इक्विलैटरल, फिर होता है आइसोसेलेस, फिर होता है क्या? स्केलीन। स्केलीन मतलब तीनों साइड अनइक्वल। अब तुम कह रहे हो कि अगर ए बी ए सी से बड़ा है तो ये प्रॉपर्टी कहती है अगर ए बी ए सी से बड़ा है तो ए बी के सामने वाली एंगल भी ए सी के सामने वाली एंगल से क्या होगी? बड़ी होगी। पढ़ो। If two sides of triangle are unequal, then the angle opposite to the greater side, जो बड़ा साइड है उसके सामने वाली एंगल भी बड़ी और जो छोटा साइड है उसके सामने वाली एंगल भी छोटी। बस इतना ही कहना चाहते, ज्यादा कुछ नहीं कहता। If AB greater than AC, then C is greater than B। इसका उल्टा भी ट्रू होता है, मतलब अगर कोई एंगल बड़ी है तो उसके सामने वाला साइड भी बड़ा। खत्म। वेरी सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें कुछ भी, वेरी वेरी सिंपल। वही बोला देखो, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर देन द साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल। वही बात हो गई बेटा, इधर मैंने फटाफट से बना दिया सपोज पी क्यू आर। अब मैं बोल रहा हूं कि एंगल पी बड़ी है एंगल आर से, तो पी के सामने कौन सा साइड होगा? पी के सामने होगा क्यू आर, तो क्यू आर बड़ा होगा, आर के सामने कौन होगा? पी क्यू। बड़ी एंगल के सामने वाला साइड भी बड़ा, छोटी एंगल के सामने वाला साइड भी छोटा। इतना ही दिमाग में रखना है। ठीक है, एंगल बड़ी, सामने वाला साइड बड़ा, साइड बड़ा, एंगल बड़ी, खत्म। ज्यादा कुछ नहीं था, दोनों थ्योरम्स या प्रॉपर्टी जो भी बोलो, वेरी वेरी सिंपल बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो बेटा अब इसमें क्या है? अगेन ये प्रूव दैट टाइप का थ्योरम है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द प्रॉपर्टी। अगर किसी ट्रायंगल को एग्जिस्ट करना है ना बेटा, तो एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी ट्रू होनी ही चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी दो साइड ले लो, अगर ए बी और बी सी ले लिया और इनका सम किया, वो तीसरे साइड से बड़ा आना चाहिए। याद रखना, बड़ा आना चाहिए। सेम आया तो भी नहीं चलेगा। तो अगर तुमने ए सी और बी सी ले लिया तो ए सी और बी सी हमेशा इन दोनों का सम ए बी से बड़ा ही आना चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में इंग्लिश में बोलूं तो सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड का एडिशन करके तीसरे साइड से बड़ा आना चाहिए। नहीं आया तो पाप लगेगा ट्रायंगल को। ठीक है, तो पाप लगेगा तो मतलब ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बेचारा मर जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर कोई ट्रायंगल है मतलब ये तय है कि भाई उसके दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा आना है, नहीं तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये रीड एंड अंडरस्टैंड वाली प्रॉपर्टीज है, सो आई एम नॉट वेस्टिंग मोर टाइम ओवर हियर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब भाई वाह, इतना जल्दी एक्सरसाइज आ गई बेटा। कंसेप्ट अपन ने सारे पढ़ लिए। ठीक है, ज्यादा कुछ अभी इसमें कंसेप्ट था नहीं, बहुत सिंपल सिंपल था, रीड एंड अंडरस्टैंड वाला था। तुमको फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.4। ये 3.4 थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है पर इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो देखो भाई, बोल रहे हैं इन फिगर सो एंड सो पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। मतलब ए जो है वो बाइसेक्टर पे है। अभी अभी हमने पढ़ा अगर कोई पॉइंट बाइसेक्टर पे होती है तो इक्विडिस्टेंट होती है एंड पॉइंट से। एंड पॉइंट्स मतलब सॉरी, इधर तो एंगल साइड्स, एंगल ऑफ साइड से इक्वल होगी। तो अभी हम सीधा बोलेंगे इधर, बधाई हो क्या कि हम बोलेंगे ए एक्स इज इक्वल्स टू ए जेड बाय 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 कौन सा? एंगल बाय सेक्टर थ्योरम।
ठीक है सर, हमें याद कैसे आएगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगना है या फिर लगना है कॉन्वर्स? बेटा देखो, इधर एंगल बाइसेक्टर दिया है ना, मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है ना एंगल को, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। जिधर बाइसेक्टर नहीं दिया होगा और साइड्स इक्वल होंगे, मतलब ax और az इक्वल होगा, उधर कॉन्वर्स लगेगा। तो इधर ax इक्वल्स टू az, तो भाई ax कितना है 2, तो az भी कितना आ जाएगा 2, सम खत्म। सर इतना ही लिखना है एग्जाम में? हाँ बेटा इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, खत्म कहानी। तुम्हारे स्कूल वाले एक लाइन एक्स्ट्रा लिखवा सकते हैं, वो बोलेंगे लिखो गिवन टू फाइंड, वो तुम्हारे स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सोल्यूशन लिखवा रहा हूँ तुमको, ठीक है। गिवन टू फाइंड अभी तो बहुत सारे स्कूल्स में नहीं लिखवाते हैं, पहले बहुत कंपलसरी हुआ करता था, अभी डायरेक्टली वो भी चाहते हैं कि बच्चे टाइम पास कम करें, इसके लिए अभी एक्टिविटी बेस्ड भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। ओके, तो वेरी वेरी सिंपल, आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। उसके बाद है इन फिगर सो एंड सो एंगल आर एस टी। देखो इधर दिख रहा है कि भाई एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, तो एंगल आर एस टी 56 डिग्री है, और पी टी परपेंडिकुलर है किसको, एस टी, और पी आर परपेंडिकुलर है किसको, एस आर को, और पी आर और पी टी इक्वल है। मतलब अभी अभी जो समझाया, अगर बेटा कोई पॉइंट एंगल के साइड से इक्वल दूरी पर है, तो वो पॉइंट कहां पे लाई करती होगी, एंगल बाइसेक्टर पे, बस वही लगेगा। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर एस पी की मेजरमेंट ढूंढनी, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। तो अगेन बेटा सोल्यूशन हम पहले बता देते हैं कि भाई ये जो पी टी है ये परपेंडिकुलर है किसको, एस टी को, और पी आर है ये परपेंडिकुलर है किसको, आर एस को। सर ये क्यों लिख रहे हो बेटा, ये परपेंडिकुलर ये दर्शा रहा है कि ये डिस्टेंस है, ये लिखना जरूरी है, भले ही लिख देने का इधर गिवन, पर ये लिखना बहुत जरूरी है। अब हम कहेंगे क्या कि पीटी जो है, सेग पीटी अपने को दिया है, पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग पीटी। मैं लिखूंगा दैट इज डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पीटी। सर अभी मेरे को डिस्टेंस लिखने की अथॉरिटी मिल गई, क्योंकि पीटी एसटी को परपेंडिकुलर है और पीआर भी आरएस को परपेंडिकुलर है, मतलब ये डिस्टेंस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तुमको बताया था एक पॉइंट और एक लाइन का डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसके लिए ये लिखा मैंने। अब डिस्टेंस इक्वल है, अब ध्यान से समझते हैं कि भाई डिस्टेंस अगर इक्वल हो गए तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर पी लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। मतलब P कहां पे होगा, एंगल बाइसेक्टर पे होगा। P लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन सी एंगल भाई, P लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सी, TSR, और इधर रीजन आएगा बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। भाई पूरा लिखना तुम, मेरे जैसा शॉर्टकट नहीं लिखने का, मेरे को पेपर नहीं देना है, तुमको देने का है बेटा, ऐसा नहीं करने का बेटा, तुम पूरा पूरा लिखने। मैं थोड़ा अभी सुस्ती दिखा रहा हूँ, तुम मत दिखाना एग्जाम में बेटा। तो अब ये तो तुमने बोल दिया कि वो एंगल बाइसेक्टर है, तुमको ढूंढनी थी कौन सी एंगल, आर एस टी पूरी की पूरी गिवन है, तो हम बोलते हैं एंगल आर एस पी जो होगी, जो हमें चाहिए वो आर एस पी जो होगी, अभी ऑब्वियसली बाइसेक्टर हो गया है, तो आर एस पी क्या होगी, आधी होगी आर एस टी का। तो हम लोग लिखेंगे एंगल आर एस पी इज हाफ ऑफ एंगल आर एस टी, और भाई इधर हो जाएगा 56 का आधा, 2 1 जा 2 2 जा 1 कैरी 8, आंसर आएगा 28 डिग्री। इसको एकदम ऐसे हाईलाइट करके लिख देंगे, एंगल आर एस पी इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। ठीक है, अभी तुमको चाहिए स्कूल में शायद इधर बोलेंगे रीजन लिखो, वो साइड लिखवाते हैं, रीजन बोलेंगे सिंस, बोलेंगे क्या, एस पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एस टी, क्योंकि आर एस टी का बाइसेक्टर है एस पी, इसके लिए आर एस पी आधी हुई, आर एस पी आधी हुई किसकी, आर एस टी की। बाइसेक्टर का काम ही है एंगल को आधे आधे में बांट देना, तो आर एस पी आर एस टी का हिस्सा था, इसके लिए 56 का आधा हो गया 28 डिग्री, खत्म कहानी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। In triangle PQR, PQ is 10, QR is 12, PR is 8. Find out the greatest and the smallest angle of the triangle. तो हम बता देते हैं भाई, वही जो बड़ा साइड उसके सामने वाली एंगल भी बड़ी। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं कि भाई PQ
पी क्यू जो है वो 10, ठीक है, टाइम पास करेंगे मतलब थोड़ा बेसिकली, क्यू आर 12 है और इधर 8, ठीक है। अब हम बोलेंगे सबसे बड़ा कौन है भाई, क्यू आर, तो हम बोलेंगे क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू इज ग्रेटर देन क्या, पी आर, मतलब क्या, सबसे बड़ा क्यू आर फिर क्यू पी क्यू फिर पी आर। और हम बोलेंगे देयरफॉर क्यू आर के सामने कौन सी एंगल होगी बेटा, देखो बहुत सिंपल है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्यू आर के सामने वही एंगल होगी जो इसमें लेटर मिसिंग है, तो लेटर कौन सा मिसिंग है इसमें, पी, तो एंगल पी इज ग्रेटर देन एंगल, इधर कौन सा लेटर मिसिंग है, आर, इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। मतलब भाई सबसे बड़ी एंगल कौन सी होगी, पी एंगल होगी, सबसे बड़ी एंगल कौन सी होगी, पी एंगल होगी, क्योंकि सबसे बड़ा साइड क्यू आर है। इधर वो रीजन लिखेंगे क्या, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट, वो एंगल जो बड़े साइड के सामने है वो बड़ी होगी। और इधर हम लोग ये भी बताएंगे कि बड़ी और छोटी एंगल कौन सी है, तो हम लोग बोलेंगे एंगल P, देखो अभी P का पूरा नाम लिखूंगा मैं, P का पूरा नाम होगा एंगल QPR इज द ग्रेटेस्ट एंगल, इज द ग्रेटेस्ट एंगल। एंगल कौन सी बच गई फिर, स्मॉलेस्ट चाहिए, तो भाई स्मॉलेस्ट कौन सी है, Q, मतलब इसका नाम होगा PQR, एंगल PQR इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट चाहिए था तो इसके लिए मैंने बताया, बस इससे ज़्यादा लिखने का कुछ भी जरूरत नहीं, अपने जो टाइम पास करना था वो भी लिख के दे दिए, खत्म कहानी। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, लेट्स गो अहेड। ये सब चिंदी चिंदी समय, आगे थोड़े मजे वाले समय भाई, ये भी यार फैन समय, फैन हवा हवाई समय है, ठीक है, इसमें भी वही चाहिए बेटा, एंगल F 80 है, A 40 है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। तो अब पहले तो बेटा इसमें एक एंगल मिसिंग है, तो वो एंगल ढूंढ लेते हैं अपन, एंगल A प्लस एंगल F प्लस एंगल N इक्वल्स टू 180 डिग्री। पता ही होगा तुमको, ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तुम अच्छे से बड़ा बड़ा लिख लेना भाई। ए अभी मुझे को पता है कितनी है 40, एफ पता है 80, एन पता नहीं है, तो एन इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं 120, तो एंगल एन इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा भाई 60, तो ये भी ढूंढ लिया अभी। तो अभी वही पिछले जैसे हम, सबसे बड़ी एंगल कौन सी है, इधर डायरेक्टली लिख रहा हूं, सबसे बड़ी एंगल है F, तो एंगल F इज ग्रेटर देन एंगल, उसके बाद एंगल N आएगा, इज ग्रेटर देन एंगल कौन सी, A। अब सबसे बड़ी एंगल अगर F है तो सबसे बड़ा साइड मतलब F अल्फाबेट को छोड़ दो, क्या बचेगा, AN, तो AN इज ग्रेटर देन, N अल्फाबेट को छोड़ दो तो FA, A अल्फाबेट को छोड़ दो तो FN, तो सबसे बड़ा साइड AN है, सबसे छोटा कौन है, FN। अगेन इधर लिखना पड़ेगा रीजन, साइड ऑपोजिट टू, पिछले में एंगल पूछा था तो एंगल लिखा था, इसमें साइड पूछा है तो साइड लिख रहा हूं, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट, बड़े के सामने बड़ा। और अपने को पूछा है ना ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड, तो हम लोग लिखेंगे AN इज द ग्रेटेस्ट साइड और जो FN है, FN इज द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, लेट्स गो अहेड। सिंपल सम था बेटा, खाली अपने पहले मिसिंग एंगल ढूंढ ली एंगल सम प्रॉपर्टी से, फिर बड़े के सामने बड़ा, खत्म कहानी। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल हैं, प्रूव करना है उसकी तीनों एंगल भी इक्वल होती है। वेरी सिंपल सम, देखो कैसे होगा बेटा। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपन,
अभी देखो प्रूव दैट सम में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, हमेशा याद रखो, मैं लिखूंगा पहले गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन एंड फिर प्रूफ। कंस्ट्रक्शन होगा तो अब तुमको लग रहा है ये भी कंस्ट्रक्शन में लिखना है, नहीं ये कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखना है, डायरेक्टली गिवन में लिखेंगे। ठीक है, गिवन में लिखेंगे क्या, हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विएंगुलर, इसको इक्विएंगुलर प्रूव करना है। इजीएस्ट सम यार, कुछ भी नहीं है इसमें। प्रूफ करते हैं, क्योंकि अभी मेरे को इसमें कंस्ट्रक्शन की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो मैं बोलता हूँ इधर टाइम पास करके क्या बोलता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, बेटा खींचने का दम है और कुछ है नहीं इसमें, हम लोग बोलेंगे AB इज कॉन्ग्रेंट टू क्या, AC। पहले AB कॉन्ग्रेंट कर दिया AC से, रीजन देंगे साइड्स, या फिर एक काम करो ना भाई, थोड़ा इजी कर देते हैं इसको, रीजन बोलते हैं गिवन, क्योंकि भाई इक्विलैटरल, लैटरल का मतलब ही है इसके साइड्स इक्वल है तो गिवन। अब अगर दो साइड किसी ट्रायंगल के इक्वल होते तो दोनों एंगल भी इक्वल होती है सामने वाले, तो हम लोग बोलेंगे एंगल AB के सामने एंगल है C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्या B। ठीक है, रीजन लिखेंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब ABC में ही AB इक्वल AC से आया, अब मैं करता हूं क्या, AB को इक्वल AB कॉन्ग्रेंट टू क्या करूंगा, BC। अगेन ये भी गिवन है, फिर से बोलूंगा कि AB के सामने कौन सी एंगल है, एंगल C, और BC के सामने कौन है, A। फिर से लिखूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, और इसी के साथ हमने काम तमाम कर दिया। क्यों, क्योंकि इसको दे दूंगा रिजल्ट नंबर 1, इसको दे दूंगा रिजल्ट नंबर 2। बेटा C B से इक्वल है, C A से भी इक्वल है, मतलब बेटा तीनों एक दूसरे से इक्वल है ना, खत्म ना कहानी। बेटा C B से इक्वल है, बेटा तीन लोग हैं, पहला दूसरे से है और पहला तीसरे से भी है, यानी कि तीनों की हाइट या जो भी हमने कंसिडर किया वो सेम है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल देंगे कि एंगल A is congruent to angle B is congruent to angle C, लास्ट में लिख देंगे hence proved। बस खत्म कहानी, बेटा प्रूव कर दिया तीनों एंगल इक्वल, और क्या चाहिए भाई तुमको, इतना इजी समझा है। ठीक है, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। देखो भाई, prove that if the bisector of angle BAC of triangle ABC is perpendicular to the side BC, then triangle ABC is an isosceles triangle। ये वही है जो मैं तुमको प्रॉपर्टी के दौरान समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखो करना ही है सर, उधर तो नहीं समझा, अब समझना पड़ेगा और समझ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, खाली ध्यान देते रहो बस। तो पहले तो सर समझा ही नहीं क्वेश्चन में क्या था, देखो फिगर बनाएंगे तो क्लियर होएगा। तो पहले इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं हम लोग, ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC। बोल रहे हैं प्रूव दैट इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, तो भाई BAC का बाइसेक्टर मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, BAC का बाइसेक्टर निकाला, बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। बोल रहे हैं प्रूव दैट इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इज परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है टू साइड BC, देन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो भाई कैसे करेंगे, अगेन गिवन प्रूव दैट टाइप का समय, तो गिवन वगैरह सब लिखेंगे हम लोग। गिवन में हम बोलेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC, इसको नाम दे देते हैं AD, इसको नाम दे देते हैं AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सी, BAC। ये गिवन है अपने को, और एक चीज गिवन है कि जो AD है ये परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है किसको, BC को। अब टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि भाई ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दैट इज, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि इसके
ए बी इक्वल है किससे, ए सी से, तो आइसोसेलेस हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस का मतलब ही होता है कि दो साइड इक्वल। बस तो देखो भाई प्रूफ, वेरी सिंपल बेटा। देखो मुझे दो साइड को इक्वल करना है, किसको, ए बी और ए सी को। तो यहां पे अपन कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी सीख के आए हैं सेकंड एक्सरसाइज में। वो क्या, तो मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। अब ए बी डी और ए डी सी में सबसे पहले तो एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी से। क्यों, क्योंकि गिवन है ना, बाइसेक्टर था तो हम लोग बोलेंगे ये गिवन है। और ध्यान देना, एडी दोनों में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो एडी इज इक्वल्स टू एडी, इसका रीजन होगा कॉमन साइड। और एंगल बी ए डी हो गया, एंगल सी ए डी हो गया, और ए डी कॉमन साइड। अभी एक और एंगल मिल जाए तो बल्ले बल्ले, और एंगल मिली हुई है। एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल किससे, ए डी सी से। क्यों सर, दोनों 90 डिग्री है। सर कैसे, बेटा देखो क्वेश्चन में दिया था परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं होगा इधर 90 होगा तो इधर 90 नहीं होगा, उधर भी 90 होना ही है। परपेंडिकुलर मतलब दोनों बाजू 90 खत्म, ईच 90 डिग्री। ये हो गया ना बेटा, ये ए, ये हो गया एस, ये ए। और दूसरी ट्रिक देखो, इधर एंगल कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है, एंगल इधर पार्टिसिपेट कर रही है ए, इधर कर रही है डी। क्या ए और डी साइड आया, हाँ, मतलब प्रॉपर ए ऐसे लग रहा है। इधर देखो एंगल कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है, ए, इधर कौन कर रहा है, डी। क्या साइड ए डी आया, हाँ। इसका मतलब ये है कि दो एंगल, उनके बीच का साइड आया है। देखो एंगल सपोज बी ए डी में एंगल ए और इधर एंगल डी, यानी कि बी डी ए, बीच का साइड कौन सा है, ए डी, ठीक है। वैसे तो तुमको फिगर देखने की जरूरत ही नहीं है, सेम नाम से ही पता चल गया कि भाई एंगल कौन सी आई, ए और डी। क्या साइड ए डी आया, मतलब ये एंगल के बीच का ही साइड होगा। तो इसके लिए टेस्ट कौन सी लग गई, ए एस से। तो अभी मैंने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सर कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, बेटा जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो मुझे अथॉरिटी मिल जाती है बच्चे कुछ साइड्स को इक्वल करने की। तो और वो बच्चे कुछ साइड कौन से होंगे, ए बी और ए सी। देखो मैं बोलता हूं फिर, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया ए डी सी से। नामकरण चेक करेंगे हम बरोबर लिखा है कि नहीं। देखो भाई ए डी के साथ ए डी आया, हाँ, डी के साथ डी आया, हाँ, ए के साथ ए आया, ए के साथ ए आया। मैंने नाम बरोबर लिखा है। टेस्ट कौन सी है, बाय ए एस ए टेस्ट। और टेस्ट मिल गई तो अब अपने को अथॉरिटी मिल गई, तो हम बोलेंगे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ए सी। सेग लिखो, साइड लिखो, सब चलता है, नहीं लिखो तो भी चल जाता है। सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए सी, रीजन होगा सी एस सी टी। और ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है तुमको सेकंड एक्सरसाइज के वीडियो में। ए बी अगर ए सी से इक्वल हो गया तो यही तो प्रूव करना था। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। रीजन भी फिर से दे देंगे, सिंस टू साइड्स आर क्या, टू साइड्स आर इक्वल। खत्म कहानी। ये तो मैंने बहुत डिटेल में कर दिया, स्कूल में शायद बोले ये लिखो मत, तो भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया ना कि ए बी और ए सी को इक्वल करना है, शायद यहीं पे बोले खत्म कर दो। तो मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, ये ऑप्शनल होगा, स्कूल वाले बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ही सम खत्म हो गया। क्योंकि हमारा टारगेट ए बी और ए सी को इक्वल लेके आना था, क्योंकि अगर ए बी और ए सी इक्वल हो गया तो मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस तो प्रूव हो ही गया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट सम इन फिगर 3.5, if sec PR is congruent to PQ, show that sec PS is greater than sec PQ। बेटा अभी तक ऐसा सम हमने देखा नहीं, और एक ग्रेटर देन लेस देन वाला कंसेप्ट जो है ना, ये तुमने देखा था, इधर आया था वो जो साइड बड़ा तो एंगल बड़ी, पर बेटा ऐसा तो है नहीं, इधर एंगल का नामो निशान ही नहीं। तो इधर एंगल का नामो निशान हमको क्रिएट करना पड़ेगा। दिस सम, अगर एक स्टूडेंट हूं तो ये सम मैं अपने लिए मान के रखूंगा कि ये वो सम है जिसमें थोड़ी मेमोरी का यूज होता है, ठीक है। तो मैं इसको मार्क करके रखूंगा अपने लिए IMP, यानी कि जब भी मैं पूरी एक्सरसाइज रिवाइज करूंगा मैं इस सम पे गौर फरमाऊंगा, और गौर फरमाने के साथ इसको प्रैक्टिस भी करके देखूंगा।
अभी तक जितने सम किए वो ऐसे थे कि तुमने एक बार देखा, एक ही बार किया तो फिर आ जाएंगे, बट ये वो सम है जो तुम एक बार अभी देखोगे, करोगे, समझ में आएगा, पर दोबारा जब देखने जाओगे तो इसकी प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर नोट्स। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। यू हैव टू डू दिस, दिस इज हाउ अ टॉपर वुड डू दैट। भाई हाँ, ये वाला सम है जिसमें थोड़ी मेमोरी का यूज है, तो फिर मैं ये सम प्रैक्टिस करके लिख के देखूं, नहीं तो टेस्ट में बेटा ये सम तुमने देखा था देखा था देखा था पर आया नहीं था, मतलब तुमको लिखने नहीं आएगा, खाली देखते ही रह जाओगे, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर। लेट्स सी कि भाई मैं क्या बोलना चाहता हूं और क्या करने वाला हूं इस सम में। तो देखो भाई, शुरू करते हैं इस सम को। अपने को पहले तो एंगल का नामो निशान लेके आना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं क्या, देखो अगेन इट्स अ प्रूव दैट टाइप ऑफ सम शो दैट, तो गिवन टू प्रूव तो लिखूंगा ही मैं, देखो तो मैं लिख देता हूं गिवन। गिवन में लिख देते हैं क्या कि जो अपने को पता है भाई, बस सेग पी आर कॉन्ग्रेंट है किससे, सेग पी क्यू से, ठीक है, यही लिख दिया, गिवन में चल जाएगा। टू प्रूव सेग पी एस इज ग्रेटर देन सेग पी क्यू। प्रूफ कंस्ट्रक्शन इसमें भी नहीं है बेटा, तो प्रूफ में मैं बोलता हूं एंगल पी आर क्यू इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ पी आर एस। तो अगर तुमने आइसोसेलर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा था, उसके बाद एक और थ्योरम था कि जो एक्सटीरियर एंगल होती है ना, अपने दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ी होती है। मैं बेसिक समझा देता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि सी ए प्लस बी है, सी कैसे बनता है, ए प्लस बी करने से, मतलब सी ए से भी बड़ा होगा, सी बी से भी बड़ा होगा। तो अब पी आर क्यू एक्सटीरियर एंगल है, तो पी आर क्यू ये एंगल आर पी एस से भी बड़ी होगी और आर एस पी से भी बड़ी होगी। तो मैं लिख देता हूं एंगल पी आर क्यू जो है वो बड़ी है एंगल किससे, पी से। पी का पूरा नाम लिखूंगा आर पी एस, और एंगल पी आर क्यू बड़ी है एंगल एस से। एस का पूरा नाम नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, पर लिखोगे तो बेटर है। क्यों? क्योंकि एस इकलौती एंगल है। पी का पूरा नाम लिखना जरूरी था। क्यों बेटा? क्योंकि P अलग अलग है। P हो सकता है RPQ हो और P हो सकता है RPS हो, ठीक है। अभी के लिए मैं S को S रख रहा हूं ताकि तुमको थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है। तो अब देखो क्या होने वाला है। PRQ बड़ी है एंगल S से, अब ये हमने बोल दिया, पर बेटा मुझे तो नाता चाहिए किसके बीच में, PS और PQ के। तो मेरे को PS और PQ के बीच में नाता चाहिए, मतलब बेसिकली मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा। देखो PS और PQ के बीच में नाता चाहिए, तो थोड़ा इस फिगर पे कंसंट्रेट करो। मतलब मुझे PS और PQ के बीच में नाता चाहिए, मतलब ये प्रूव करना पड़ेगा Q एंगल और S एंगल में एंगल Q जो है वो बड़ी है एंगल S से, तभी तो बोल पाऊंगा ना कि Q के सामने वाला साइड और S के सामने वाले साइड से बड़ा है। Q के सामने वाला साइड हो जाएगा PS, S के सामने वाला हो जाएगा PQ। तो अभी मैंने सिर्फ इतना निकाल लिया कि PRQ S से बड़ा है। पर बेटा अब क्या होने वाला है, देखो इसको मैं मिटा देता हूं यार, इसको मिटा देते हैं भाई। अब ये मैंने बोल दिया एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा देते हैं, इधर लिख देते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। चाहिए तो तुम रेफर कर लेना बेटा, रिमोट इंटीरियर के जस्ट बाद है, मैंने पढ़ाया है। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोल लो या फिर थ्योरम बोल दो, सब चलेगा। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बुक में प्रॉपर्टी दिया है शायद, तो प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब मैंने पिक्चर में S को तो ला दिया है, पर S का नाता मुझे Q के साथ चाहिए, तो वो मैं कैसे करूंगा देख लो। इसको मैं नंबर 1 देके छोड़ देता हूं। अब मैं इधर काम करना शुरू करता हूं, इधर देखो। अब देखो इस ट्रायंगल पे फोकस करो। इन ट्रायंगल PQR seg PQ is congruent to seg PR
ये कहां से आया, गिवन। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाली दो एंगल्स इक्वल होती है। कौन सा थ्योरम है, बाय बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो हम लोग बोलते हैं पी क्यू के सामने कौन है, पी क्यू के सामने आर है। आर का पूरा नाम चाहिए, आर का पूरा नाम होने वाला है पी आर क्यू इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट जो तुमको बोलना है, इज इक्वल टू पी क्यू आर। अभी मैं क्यू का पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, चल जाएगा। क्यों चल जाएगा बेटा, समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्यू अकेली है, क्यू का कोई और एंगल से नाता नहीं है, पर आर का नाता था पी आर क्यू भी और पी आर एस भी। तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए लिखा है, बाद में पूरा नाम लिखूंगा। अब ध्यान दो बेटा, काम तमाम हो चुका। इसको देखो, इसको रिजल्ट नंबर 1 दिया है, इसको 2 दिया है। तुमको नाता एस और क्यू के बीच में चाहिए था, तो अभी इधर पी आर क्यू मिडिल मैन का काम कर रहा था। पी आर क्यू इक्वल हो गया है किससे, क्यू से। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं कि पी आर क्यू की जगह ले लेगा एंगल क्यू, और एंगल क्यू बड़ा हो गया है एंगल एस से। कहानी खत्म हो गई बेटा। अब हम बड़े ट्रायंगल में आ जाते हैं, इसको रिजल्ट नंबर 3 दे देते हैं। हम बोलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S। कहां से आया, तिगुना, यानी कि थर्ड रिजल्ट से आया। अब थर्ड रिजल्ट से तुमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल Q अगर S से बड़ी है तो एंगल Q के सामने कौन सा साइड है। देखो अभी मैं कौन से ट्रायंगल में हूं, PQS में, तो Q के सामने कौन है, PS। तो सेग PS इज ग्रेटर देन सेग S के सामने कौन है, PQ। और यही तो मेरा टारगेट था बेटा, जो बड़ी एंगल। इधर तुम्हें रीजन लिखना पड़ेगा, तो शॉर्ट में मैं रीजन अलग कलर से लिख के दे देता हूं ताकि तुमको दिख जाए। रीजन क्या होगा, देखो बेटा, रीजन होगा, इधर लिखता हूं, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट। आई होप यार ये कलर दिख रहा है। वैसे तो तुमको रीजन आता है, ठीक है, तुम्हारे नोट्स में तुमको, ओ माय गॉड बहुत गंदा दिख रहा है भाई ये कलर। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, इसको गुम कर देते हैं, इस कलर को भाई, अच्छा नहीं लग रहा है भाई। चल बेटा गुमो थोड़ा, तो इसको ब्लैक कलर से लिख के दे देता हूँ ताकि तुमको दिख जाए। इस पे वैसे येलो कलर ही सूट हो सकता है, यहाँ फिर ब्लैक ही लिख के देता हूँ। देखो रीजन बेटा लिखना जरूरी है, एग्जाम में रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगी। साइड ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल, बड़ी एंगल के सामने साइड भी बड़ा, ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट। ठीक है बेटा, रीजन भी अभी अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं तो नोट्स में दिख जाएगा, नोट्स में तुमको देने वाला हूं। ठीक है, आई होप दिस सम इज वेरी मच क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, ये इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस 2 बार लगेगी, नहीं तो नहीं आएगा तुमको। ठीक है, चलो, आई थिंक दिस इज द लास्ट सम ऑफ द डे एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। ठीक है, देखो भाई, तो इसमें क्या है, सेग AD एंड BER, अल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री है, मतलब हाइट होती है अल्टीट्यूड, तो और AE इक्वल है किससे, BD से। अगेन गिवन टू प्रूव वाला सम है, तो गिवन टू प्रूव तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। इधर ही लिख देता हूं भाई, गिवन में क्या लिखोगे, तुम खुद ही लिखोगे अभी। इन ट्रायंगल ABC AE इज इक्वल्स टू BD एंड AD एंड BE आर अल्टीट्यूड। ये पूरा छाप देना बेटा, चाहिए तो। ओहो ओहो क्या बात है, देख रहे हो, ये पूरा छाप देना बेटा, ये अल्टीट्यूड वाला पार्ट भी छाप देना गिवन में, टू प्रूव में ये वाला पार्ट छाप देना। तो देखो बेटा, लास्ट सम आ गया ना, थोड़ा सुस्ती आ रही है मेरे को, तो इसके लिए ये तुम इसको भी छाप देना। अब मैं करता हूं काम की बात, यानी कि प्रूफ। देखो भाई, तो प्रूफ शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। पहले तो यार देख लेते करना क्या है। करना है कि AD परपेंडिकुलर है, AD को कॉन्ग्रुएंट करना है BE से। तो बेटा अगर देखो, दो साइड को जब इक्वल करना पड़ता है ना, तो दो साइड को जब इक्वल करना पड़ता है, तो दो ट्रायंगल्स मिले हुए हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो, फिर CSCT यूज करो। ये एक तरीका है, और यही एक तरीका मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा कर दो कि दो एंगल्स को इक्वल कर दो, तो फिर कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, वो हो सकता है। देखते हैं, पर मुझे लग रहा है कि वही होगा कि दो ट्रायंगल्स को लेके उनको निपटाएंगे। तो AD देखो कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है, ABD, और BE कौन से का है, BEA। तो पहले दो ट्रायंगल ही ले लेते हैं यार, निपटा लेता हूं मैं। कैसे करूंगा मैं देखता हूं यार, आई डोंट नो, पर लिख लेते हैं पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा है।
तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा भाई, बी ई ए। सर यही ट्रायंगल क्यों लिए बेटा, क्योंकि सिंपल है, एडी मेरे ट्रायंगल एडीबी का हिस्सा है जो कि छोटा और अच्छा ट्रायंगल दिख रहा है, और बीई मेरे ट्रायंगल बीई ए का है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो मुझे क्या क्या पता है, देखो पहले तो एक चीज पता है कि वो है दहेज में दी गई चीज कि अपने को ए इक्वल है बी डी से। ये भी एक कारण था कि मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, बीई ए, क्योंकि उसमें ए ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा अपना बी डी से। तो मैं लिख देता हूं बी डी इज इक्वल टू क्या, ए, ये कहां से आया, गिवन। और क्या है, और ये है कि अरे यार क्या बात है, देखो काम हो गया बेटा, देखना बेटा बहुत अच्छे से काम हो गया। तुम अगर ध्यान दोगे तो इसमें कॉमन साइड आ गया एक, पर वो कॉमन साइड नहीं, एक्चुअली वो कॉमन हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ठीक है, ऐसे क्लिक हो गया मेरे को। देखो यहां पे एडीबी का हाइपोटेन्यूज कौन सा है, सब भूल जाओ, सिर्फ एडीबी देखो। एडीबी का हाइपोटेन्यूज एबी है, मानते हो? क्यों सर माने आपकी बात, क्योंकि बेटा 90 डिग्री के सामने। फिर अभी तुम देखो कौन सा ए बी ई ट्रायंगल, उसका हाइपोटेन्यूज भी ए बी है, दोनों में ए बी आ रहा है और दोनों में ए बी हाइपोटेन्यूज भी है। तो मैं लिखता हूं हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ए बी। चाहिए तो कॉन्ग्रेंट का साइन डालो। रीजन लिखेंगे कॉमन साइड नहीं, रीजन लिखते हैं हम लोग कॉमन हाइपोटेन्यूज। खत्म कहानी, खत्म बेटा। कैसे खत्म, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया साइड। हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, नामकरण सही से करना पड़ेगा बेटा। ए बी के साथ ए बी चाहिए तो ए बी ई, चेक करते हैं नाम सही हुआ कि नहीं। ए बी के साथ ए बी तो आया, हाँ। बी डी के साथ बी आया नहीं, नाम रॉन्ग हो गया। नाम रॉन्ग हो गया मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब तुमको सिखाया है अगर नाम तुम्हारा ए बी से तुमने सही बनाया, अगर रॉन्ग आया मतलब ए बी की जगह क्या लिख देना, बी ए ई, अब नाम सही आएगा। देखो कैसे, ए बी के साथ ए बी आ रहा है, हाँ भाई ए बी के साथ ए बी आया, ए बी और बी ए दोनों चलता है, साइड है। फिर बी डी के साथ ए आया, हाँ बी डी के साथ ए भी आया, अब मेरा नाम सही है। और टेस्ट कौन सी लगी, बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। पूरा लिखना रे गांवठी लोग, हाँ मेरा नाम मत देना कि सर ने चार्ट लिखा था हम भी चार्ट, तुम लिखना हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। और ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अथॉरिटी मिल गई किस चीज की, जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, एडी को इक्वल करना है बीई से, तो हम लोग बोलेंगे सेग एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग बीई। रीजन लिखेंगे सी एस सी टी। तो बेटा मैं सारे नोट्स तुमको दूंगा, डोंट वरी। जो मैं लिख के दे रहा हूँ ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरा चैप्टर खत्म जैसे ही हो जाएगा, 3.4 तो चल रही है, 3.5 खत्म हो जाएगा, पूरा नोट्स मतलब पूरा चैप्टर जो मैंने करवाया है इधर हैंड रिटन नोट्स, उसके तुमको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। दिस इज वेयर वी हैव कंप्लीटेड। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो, पर व्हाट क्या करो, ब्लेसिंग्स टू डू ब्लेस मी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, बाय बाय।